सबसे पहले हम परिचय को देखेंगे। परिचय में हम देखेंगे हिमालय शब्द के बारे में। हिमालय शब्द जो है वो संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हिमालय, हिम यानी कि बर्फ़, आलय यानी कि निवास, यानी कि हिम का निवास। तो इसी से मिलकर हिमालय बना हुआ है। हिमालय जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और एशिया के दक्षिणी भाग में लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जो हिमालय है ये 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यह भारत, नेपाल, भूटान, चीन का जो तिब्बती एरिया है वो और पाकिस्तान तक यह विस्तृत है। तो ये जो हिमालय है ये इन देशों में फैला हुआ है। हिमालय भू आकृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह भारत की जलवायु, नदियों, कृषि, जैव विविधता और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डालता है। अब आगे बात करें भौगोलिक स्थिति की। भौगोलिक स्थिति में पश्चिम से जो पूर्व तक इसका जो विस्तार है वो इंडस नदी घाटी, जिसे सिंधु नदी घाटी भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में है, और वहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें पश्चिम में यानी कि पाकिस्तान की साइड, इसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है, लगभग 400 किलोमीटर है। और पूर्व में यानी कि अरुणाचल प्रदेश की साइड इसकी बात करें चौड़ाई की तो वहाँ पर लगभग 150 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर से अधिक है। इसकी ऊंचाई, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है इसकी जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर से अधिक है। अब आगे बात करते हैं उत्पत्ति की। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे बेस्ट थ्योरी है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसमें हुआ क्या था, जो पेलियोजोइक जो युग था वो लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व था। उसमें हुआ क्या था कि पृथ्वी जो है वो दो भागों में बटी हुई थी। ठीक है, उत्तर का जो भाग था वो था अंगारा लैंड और दक्षिण का जो भाग था वो था गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। ठीक है, और जब भारतीय प्लेट उत्तर उत्तर की दिशा में बढ़ी और यूरेशियन प्लेट से जब टकराई तो टेथी सागर के जो अवसाद थे और उसके अवसादों की जो परत थी वो दब करके ऊपर उठ गई और इससे निर्माण हुआ किसका, हिमालय का। ये थी हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब आगे बात करते हैं हिमालय की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। हिमालय जो है वो ऊंचाई और संरचना के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको, हिमालय को ऊंचाई और संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है उसे उत्तरतम या महान हिमालय कहा जाता है, हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। यह सबसे ऊंची और सबसे पुरानी श्रेणी है और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। और इसके जो प्रमुख जो शिखर हैं उनमें है एवरेस्ट, ठीक है, जो कि नेपाल में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। और इसके बाद है कंचनजंगा जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8598 मीटर। और इसके बाद बात करें नंगा पर्वत की जो कि पाकिस्तान में है, जिसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। और इसके बाद बात करें नंदा देवी की जो कि भारत में है, उसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। और कुछ अन्य छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं जिसे अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, लोत्से, मनासलू आदि। ये जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं छोटी मोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और जो कि उत्तरतम या महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय का भाग है। हिमालय जो है वो परमानेंट स्नो लाइन के ऊपर है, यानी कि स्थायी हिमरेखाओं के ऊपर है। और इसी कारण से यहाँ पर हिमनद बने हुए हैं, यानी कि ग्लेशियर बने हुए हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, मिलम जो कि उत्तराखंड में है, जेमू जो कि सिक्किम में है, ये ग्लेशियर बने हुए हैं। ठीक है, और ये जो ग्लेशियर हैं इन्हीं से नदियाँ निकलती हैं। जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो यहाँ से जो पानी चलता है उनसे नदियों का निर्माण होता है। और इनसे जो क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो ये है कि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, मिलम, जेमू ये कौन सी हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हिमालय का के जो हमने जो पार्ट कर रखे हैं कौन से पार्ट के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये आते हैं ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी ग्लेशियर हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, मिलम, जेमू, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत। ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री हिमालय या उत्तरतम हिमालय। ठीक है, अब आता है हमारा मध्य या लघु हिमालय।
जिसे हिमाचल या लेज़र हिमालय भी कहा जाता है। इस हिमालय की ऊंचाई जो है वो औसत ऊंचाई जो है वो 3500 से 4500 मीटर है, लगभग 3500 से 45 मीटर है। और यह महान हिमालय के समानांतर चलता है। और इसकी जो प्रसिद्ध जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वे हैं पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल तक इसका विस्तार है, किसका, पीर पंजाल का। इसके बाद आती है धौलाधार, जो कि हिमाचल में इसका विस्तार है। इसके बाद है मसूरी रेंज, जो कि उत्तराखंड में इसका विस्तार है। इसके बाद है महाभारत श्रृंखला, जिसका विस्तार नेपाल में है। ठीक है, ये जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये कौन से हिमालय के अंतर्गत आती हैं, तो ये आती हैं लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय या लेजर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और इसी श्रेणी के अंतर्गत कुछ प्रमुख हिल स्टेशन भी आते हैं, जैसे शिमला और कांगड़ा घाटी, ये हिल स्टेशन है ये, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और मसूरी और नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पर चाय की खेती वगैरह होती है, दार्जिलिंग। ठीक है, और यहाँ की जो चट्टानें हैं, यानी कि जो मध्य या लघु हिमालय की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की जो चट्टानें हैं वो अपेक्षाकृत नवीन तलछटी और रूपांतरित चट्टानें हैं, यानी कि इनका जो निर्माण है वो रूपांतरण से हुआ है। ठीक है, और ये जो हिल स्टेशन है ये कौन से हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं मध्य, लघु या हिमाचल या लेजर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी हिल स्टेशन हैं, शिमला कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, मसूरी नैनीताल उत्तराखंड, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ये जितने भी हिल स्टेशन हैं ये मध्य, लघु, हिमाचल, लेजर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ की जो जो चट्टानें हैं वो नवीन तलछटी और रूपांतरित चट्टानें हैं। यहाँ की जो चट्टानें हैं वो नई तलछटी और रूपांतरित चट्टानें हैं। ठीक है, अब आगे बात करें शिवालिक या बाह्य हिमालय की, जिसे शिवालिक या आउटर हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, यह सबसे नवीन और निम्नतम श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय की सबसे नवीन और निम्नतम, यानी कि सबसे नीचे का सत्र है ये। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 900 से 1100 मीटर है, लगभग 900 से 1100 मीटर है। और यह मध्य हिमालय के समानांतर दक्षिण में फैला हुआ है। यह जो मध्य हिमालय जैसे फैला हुआ है उसी के समानांतर यह भी फैला हुआ है। और यह अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। अवसाद क्या होते हैं, जो नदियाँ अपने साथ जो कंकर पत्थर जो अवसाद लेकर के आती हैं उन्हें ही अवसाद कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो छोटे पहाड़ी क्षेत्र और दून घाटियाँ भी हैं, जैसे कि देहरादून, पाटली दून, ये तो उत्तराखंड में है, और कोटली दून हिमाचल प्रदेश में। ये 3 दून हैं। दून किसे कहा जाता है, ऐसी घाटी जो 3 या 4 तरफ से पर्वतों से घिरी हो उसे दून कहा जाता है। तो ये जितने भी दून हैं ये 3 दून हैं, देहरादून, पाटली दून, कोटली दून। ये एग्जामों में कई बार पूछे जाते हैं दूनों के बारे में। ठीक है, ये याद रखना, इनकी स्थिति याद रखना। और दून का पता चल ही गया आपको, दून क्या होता है, ये ऐसी घाटी होती है जो 3 या 4 तरफ से पर्वतों से घिरी हो उसे दून कहा जाता है। 3 दून है, देहरादून, पाटली दून, कोटली दून। देहरादून और पाटली दून तो उत्तराखंड में है, कोटली दून हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये था। और ये जितने भी हमारे दून हैं ये तीनों दून किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जिसे आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, हमने हिमालय के तीनों पार्टों को देख लिया है। अगर बात करें मोटे रूप से तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रेटर हिमालय, उसके बाद पढ़ा लघु हिमालय, और तीसरे नंबर पर पढ़ा शिवालिक हिमालय, जिसे आउटर हिमालय भी कहा जाता है। अब इन सब को पढ़ने के बाद हम अब आगे जिक्र करते हैं इनके प्रभावों का, यानी कि हिमालय का जो जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करें अगर हिमालय का जो जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो पड़ता है मानसून। जो हिमालय जो है वो मानसून का अवरोध करता है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उनको रोक करके उत्तर भारत में वर्षा लाने का काम करता है। कौन, हिमालय। ठीक है, हिमालय मानसून का अवरोध करता है और दक्षिण पश्चिमी मानसून को रोक करके उत्तर भारत में भारी वर्षा करवाता है। और क्या करता है, जो हिमालय है, हिमालय के वैसे तो हिमालय उत्तर में है, और हिमालय के भी अगर उत्तर की बात करें वहाँ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनसे हमें बचाता है। ठीक है, और शीत ऋतु में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसको प्रभावित करता है। और बात करें आगे इसकी कृषि और जलवायु तंत्र पर भी यह बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। अगर हिमालय पर्वत ना होता तो आज जैसी कृषि भारत में हो रही है ऐसी कृषि कभी ना होती। ठीक है, यानी कि ये कृषि और जलवायु तंत्र पर भी गहरा प्रभाव डालता है हिमालय। ठीक है, ये थी हमारे हिमालय का जलवायु पर प्रभाव। अगर आगे बात करें हिमालय की नदियों की, तो हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियां हैं उनको हम 3 मुख्य प्रणालियों में बांट सकते हैं, मतलब कि बांटा जाता है। पहली है सिंधु प्रणाली, जिसके अंतर्गत सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ये नदियाँ आती हैं, जो कि ग्रेटर हिमालय का पार्ट है।
ठीक है। और ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में मिठानकोट में आकर के ये सिंधु नदी में जा कर के मिल जाती हैं। इसके बाद है दूसरी गंगा प्रणाली। गंगा जो है भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों के संगम से बनती है, ठीक है, और यमुना, ठीक है। ये तीनों नदियाँ ही गंगा प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। और ये किसका पार्ट है? ये मध्य हिमालय से, ये मध्य हिमालय का पार्ट है, मतलब मध्य हिमालय से निकलती हैं। और तीसरी अगर बात करें ब्रह्मपुत्र प्रणाली की, तो ब्रह्मपुत्र नदी जिसे तिब्बत में यारलुंग तसांगपो कहा जाता है, ठीक है, ये तिब्बत से निकलती है और असम से गुजरती है। ये तीन प्रणालियाँ हैं, ठीक है, जो कि हिमालय से निकलती हैं, सिंधु प्रणाली, गंगा प्रणाली और ब्रह्मपुत्र प्रणाली। अब आगे बात करें जैव विविधता और वनस्पति के बारे में, तो हिमालय की ऊंचाई के अनुसार वनस्पति में विविधता पाई जाती है, ठीक है। और इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग, ठीक है, ये तीन भाग हैं। ऊपरी भाग में जो वनस्पति पाई जाती है वह अल्पाइन वनस्पति, और जो मध्य भाग है उसमें समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं, और जो निचला भाग है उसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय वन आते हैं, जो कि वर्षा वन भी कहलाते हैं, क्योंकि ये वर्षा लाने में बहुत ही सहायक होते हैं। अगर बात करें प्रमुख जीवों की, जो कि वन्य जीव हैं, उनमें जो प्रमुख हैं वो लाल पांडा, कस्तूरी मृग, याक, हिम तेंदुआ, ये इस जैसे कुछ जीव पाए जाते हैं, ठीक है, हिमालय में। लाल पांडा, कस्तूरी मृग, याक, हिम तेंदुआ, ये प्रमुख वन्य जीव हैं जो पाए जाते हैं। अब आगे बात करें मानव जीवनों पर हिमालय का क्या प्रभाव पड़ा, तो क्या क्या मिला? नदियों के द्वारा सिंचाई सुलभ हो गई, कृषि करना और भी ज़्यादा सुलभ हो गया, क्योंकि सिंचाई की जो व्यवस्था थी उसमें सुधार आया। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान था वो उपजाऊ मैदान मिला, खनिज व जल विद्युत संसाधन मिले, पर्यटन स्थल जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी, माउंट एवरेस्ट जैसे हमें पर्यटन स्थल मिले। और सांस्कृतिक विविधता, यहाँ अनेक जनजातियाँ और लोक संस्कृतियाँ निवास करती हैं। तो ये जो प्रभाव है ये मानव जीवन पर पड़े हुए हैं, किसके? हिमालय के कारण ही ये जितने भी प्रभाव हैं हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो ये तो थे हमारे लाभ। अगर बात करूं इसके नुकसान की या इसकी चुनौतियों की, तो वो हैं हिमालय ने जो चुनौतियां दे रखी हैं वो हैं भूसंकलन व भूकंप। भूकंप आते हैं, भूसंकलन होता है, ठीक है, ग्लेशियर पिघलते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, वनों की कटाई, ठीक है, अतिक्रमण, जितने भी निर्माण कार्य वगैरह चले हुए हैं, ठीक है, और सीमा विवाद होते हैं, ठीक है, जो कि राजनीतिक संवेदनशीलता का कारण बनते हैं। और ब्लैक फ्लड आती हैं, और बहुत सी बड़ी बड़ी आपदाएं भी आती हैं, जैसे कि 2013 में उत्तराखंड की जो त्रासदी हुई थी वो, ठीक है। तो ये चुनौतियां हैं जो जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं, ठीक है, ये कुछ चुनौतियां भी हैं जो प्रभावित करती हैं, जरूरी नहीं है कि इसके लाभ ही हों, ठीक है, कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। भूसंकलन, भूकंप, ग्लेशियर पिघलना, वनों की कटाई, अतिक्रमण, निर्माण कार्य, सीमा विवाद, ये सभी की सभी क्या हैं? ये सभी की सभी चुनौतियां हैं जिनका सामना भी हमें करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि इन चुनौतियों के लिए हमने कोई समाधान या कोई उपाय नहीं किए, बहुत से उपाय किए गए हैं। जैसे कि इको फ्रेंडली डेवलपमेंट मॉडल तैयार किया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पर्यावरणीय जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए करना, ठीक है। और दूसरा क्या है? आफ्रेस्टेशन व सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, यानी कि मृदा कटाव को रोकना। और कैसे रोका जाएगा? वो रोका जाएगा पेड़ लगा करके। और ऐसी जगह में पेड़ लगाना जो क्षेत्र हिमालय का कोई ऐसा एरिया जो वन विहीन है, ठीक है, वहाँ पर पेड़ लगा करके हम मिट्टी कटाव को रोक सकते हैं। और इनके अलावा कुछ हिमालयन मिशन भी हैं और कुछ सरकारी योजनाएं भी हैं, जैसे कि HIMAP, NMSHE, ये जो मिशन है, ठीक है, ये योजनाएं हैं। इन योजनाओं का काम क्या होता है कि जो हिमालय का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बनाए रखना, ठीक है। स्थानीय समुदायों की भागीदारी, ठीक है, स्थानीय समुदाय की भी भागीदारी रहती है, ठीक है, ये जितने भी मॉडल हैं, ये जितनी भी सरकारी योजना हैं इनको चलाने के लिए, ठीक है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी रहती है, ठीक है। और क्या करना चाहिए? पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन है, ठीक है, पर्यावरण के जो प्रभाव हैं उनका आंकलन करके उन्हें सख्ती से लागू करना चाहिए, ठीक है। ये थे हमारे उपाय। तो दोस्तों ये थी हमारी हिमालय से संबंधित क्लास, ठीक है। और इन सब टॉपिक के बारे में, ये जितने भी उपाय पढ़े हैं, प्रभाव पढ़े हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से आगे वीडियो में जानेंगे, ठीक है। ये तो मोटे मोटे रूप से हमने पढ़ा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।